नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और हम इस सीरीज में टॉपिक वाइज पॉलिटी की क्विक रिवीजन करने वाले हैं और ये सीरीज खास तौर पर सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए पहले प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये जो आपको डेट दे रखी है, ये संविधान लागू करने की तिथि दे रखी है। तो इस समय आपका जो प्रिएम्बल था, ठीक है, जो प्रस्तावना है, उसमें आपकी संवैधानिक स्थिति दे रखी थी, वही पूछा गया है क्योंकि चारों ऑप्शन जो है आपकी प्रस्तावना के हैं। तो आपको इस प्रश्न को देख के पहले पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन, देखते हैं क्या है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक बात। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ओके। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और चौथा ऑप्शन जो आपका है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आपको याद होगा जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या आपको 3 शब्द पता है? तो पहला शब्द था आपका समाजवादी था, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द जो है वो आपको 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इसका मतलब जो आपकी जो मूल स्थिति थी उसमें ये तीनों शब्द नहीं होने चाहिए। तो इस हिसाब से पंथ निरपेक्ष वाला ऑप्शन आपका गलत होता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष वाला भी ऑप्शन आपका गलत होता है। तो हमारे पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन, ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये दिख रहा है आपको, ये भी है और इस ऑप्शन में ये भी है। तो इसका मतलब हमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो आपको याद होगा, अगर उद्देश्य का या फिर प्रस्तावना जो है अगर आपको याद नहीं है तो अब मैं बता दूं। तो स्टार्टिंग ही यहाँ से होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये जो ये 3 वर्ड थे इनको अगर हम हटा दें तो ये जो स्टार्टिंग है हमारी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला ऑप्शन आपका बेस्ट सुटेबल होगा अमंग इन दोनों ऑप्शनों में से, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका, तो यहाँ पे उद्देशिका के बारे में पूछा गया है प्रस्तावना। भारत का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, ओके। तीसरा प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन है संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग। और चौथा जो ऑप्शन है संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो देखो, जो आपका संविधान का जो अ, संविधान की जो उद्देशिका है या फिर प्रस्तावना है, ठीक है, ये भारत का भाग है, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता चला था? 1973 में केशवानंद भारती का जो मामला हुआ था उसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, माना था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो प्रस्तावना है वो भारत का संविधान का भाग है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये नहीं वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है, संविधान का भाग है, सही बात है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, प्रभाव इफेक्ट। देखो, उद्देशिका से प्रेरित होकर कोई भी अगर हमने कानून बना दिया तो क्या वो प्रभाव नहीं रखेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गलत होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। अच्छा जी, अन्य भाग जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पे हम सीधा पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो क्या ऐसा ही संविधान का जो हमारे पास जो उद्देशिका है उसके उल्लंघन होने में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गलत होता है। तो डी जो है संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई भी उसका विधिक प्रभाव नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो आपका प्रिएम्बल है, ठीक है, वो आपका संविधान का भाग है लेकिन उसका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं होगा। ये सिर्फ एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट को बताती है, ठीक है, उद्देश्य बताती है या फिर संविधान का उद्देश्य बताती है, ठीक है। इसका कोई भी उल्लंघन होने पे हम सुप्रीम कोर्ट जैसे नहीं जा सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अभी मैंने आपको बताया 42वें संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों जो शब्द हैं
वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। तो इसका आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना की वैधानिक प्रकृति क्या है? ठीक है, लीगैलिटी पूछा हुआ है। ये परिवर्तनीय है? बिल्कुल नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसे विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे पास नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना जो है परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब है कि ये लागू नहीं की जा सकती, मतलब लीगैलिटी इसकी नहीं है। ठीक है, ये विधिक नहीं है। तो अगला प्रश्न चलते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो अब आप बताइए, जो न्याय है, कितने प्रकार की न्याय हमारे प्रस्तावना में दे रखे हैं? तो न्याय जो है 3 प्रकार के हैं। ठीक है, आपका पहला जो दे रखा होता है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय जो है हमारे उद्देशिका में दे रखे हैं। तो इस ऑप्शन से अगर देखा जाए तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, हमारा ऐसे ही आंसर हमें मिल चुका है। लेकिन बाकी की भी चीज़ें में बात करते हैं। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता में दे रखा है हमें विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है, ये 5 चीज़ें स्वतंत्रता में दे रखी है प्रस्तावना में। तो न्याय के 3 और स्वतंत्रता के 5। और समानता की बात करें, ठीक है, इसमें तो 2 ही हैं। ये आपकी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की जाती है। तो समानता के 2 होंगे। ठीक है, और भ्रातृत्व की बात की जाए तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बंधुता की बात की जाती है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूपीपीसीएस 2012 में ये प्रश्न किया गया था। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोली बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था 1994 में, इस मामले में माना गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो सिंपल सा इसका आंसर है यूएस के संविधान से प्रेरित है हमारा उद्देशिका। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है? तो देखिए, लोकतंत्र जो है ना 2 तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, और एक होता है इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट में जनता का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। जैसे हमारा स्विट्जरलैंड जो है, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है, वहाँ पे जो प्रतिनिधित्व होता है वो, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली जो है वो अ, हमारे ही हमारे लिए ही उत्तरदायी है। तो यानी डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इसलिए हमारा जो भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो सॉवरेनिटी की बात की गई है। सॉवरेनिटी यानी प्रभुत्व संपन्न जो होता है, इसमें क्या होता है कि ना, कोई भी देश, ठीक है, अपना निर्णय जो है, अपना डिसीजन किसी भी बाहरी, ठीक है, बहुत ही पावरफुल देश जैसे यूएस, चाइना, ठीक है, से इन्फ्लुएंस होते हुए ना लें। ठीक है, जैसे इंडिया है, कोई भी पॉलिसी बना रही है तो उसे यूएस अगर प्रेशराइज कर रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग बनाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तो ये नहीं करता है इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है अपना डिसीजन खुद लेता है, अपना निर्णय खुद लेता है, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो बाहरी मामले में हो। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। आंतरिक व बाहरी मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। अच्छा, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता, कैसी बात है? सही बात नहीं है, क्योंकि संविधान का भाग माना जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
दूसरा ऑप्शन है आपका उद्देशिका विधायिका की शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये बात भी गलत है क्योंकि ऐसा कोई भी रूल इन्फोर्स नहीं करती, कोई भी जो हमारा जो प्रेम्बल है वो आप क्या कहते हैं वाध्य नहीं करती किसी भी विधायिका की शक्ति को। ठीक है, ये सिर्फ काइंड ऑफ सजेशन है या फिर इंट्रो है हमारे संविधान का। और तीसरा ऑप्शन जो है उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव जो है लगभग शायद क्या सही बोल रहा हूँ मैं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। ठीक है, और उसी के बेसिस में आगे चल के उद्देशिका को अपनाया गया था। तो चलते हैं, सॉरी इसका आंसर जो होगा 1 एंड 2 हो जाएगा, नहीं पूछा हुआ है इसीलिए तीसरे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट गलत हो जाता है और दूसरा बी ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? अच्छा, मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप, नास्तिक राज्य। देखो, हमारा जो भारत है, वो नास्तिक तो नहीं है। हम सभी प्रकार के धर्म को मानते हैं और उनकी आदर करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा हटता है। साम्यवादी स्वरूप भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है? कार्ल मार्क्स को हम वो नहीं करते, उसके स्वरूप में अपने देश को नहीं चलाते। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी मैंने आपको बताया है, ये भी नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसका सही आंसर होगा मूल दर्शन, ठीक है? प्रस्तावना में बताया गया है कि संविधान का स्वरूप कैसा है, ठीक है? शक्तियों का स्रोत क्या है और अन्य प्रकार की चीज़ें भी बताई गई है। यानी मूल दर्शन जो है प्रस्तावना में दे रखा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है? ठीक है? तो इसके लिए आपको हमारा जो प्रिएम्बल है, वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्न को आप कर पाएँगे। तो क्या आपको प्रिएम्बल याद है? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ से इंट्रो है तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से निम्नलिखित में से वर्णित किया गया था। तो क्या किया गया था? देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, सही बात है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सही बात है। समाजवादी गणराज्य, गलत बात है। और पंथ निरपेक्ष भी नहीं आएगा, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा 1 एंड 2 क्योंकि मैंने बताया आपको 1976 में हुआ था हमारा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है? उसमें 3 शब्द जुड़े थे प्रस्तावना में। क्या था वो 3 शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है? तो समाजवादी नहीं आएगा, पंथ-निरपेक्ष वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 1 एंड 2 हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? ठीक है? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अब मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे, वो लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है? जिसे पारित कर दिया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ धर्म और राज्य के पूर्ण पृथक पृथक्करण से नहीं है। अच्छा, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति है, समान सम्मान है। भारत में धर्मनिरपेक्षता नैतिक मूल्य पर आधारित है। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। तो हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्म और राज्य को पूर्ण पृथक्करण तो नहीं करता, ठीक है? हम सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते हैं, जिसमें राज्य जो है उसका सहयोग भी कर सकता है, ठीक है? उसके लिए अरेंजमेंट भी कर सकता है, अगर ज़रूरत पड़े तो। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति सम्मान बिल्कुल है, समान सम्मान है। भारत में धर्मनिरपेक्षता नैतिक मूल्यों पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, यूपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत बार रिपीट भी हुआ ये थीम, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, मैंने एक बात नोटिस की है कि आपका जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसके जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है? उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में या फिर पीसीएस वगैरह में भी बहुत बार
पूछे गए हैं, तो उसका आपको एग्जैक्टली मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे धर्मनिरपेक्षता यहाँ पे पूछा गया है, इसी प्रकार से, ठीक है, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी शब्द पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जो शब्द हैं इसमें कीवर्ड्स हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रभुत्व संपन्न पूछा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आपको सभी प्रकार के जो कीवर्ड्स हैं, मूल शब्द जो है उनका अर्थ पता होना चाहिए। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। सही बात है, मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, तो उसी पे ये आधारित है। सही बात है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए थे। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं। उद्देशिका संविधान का एक अंश है, बिल्कुल है। निम्नलिखित संविधान के उद्देश्य इनमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, ये भी सही बात है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये भी सही बात है। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का अंश था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये सदैव तो नहीं था, ये 1946 में 1976 में जोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसके लिए फिर से आपको संविधान की प्रस्तावना याद होना चाहिए। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, तो इनमें से सबसे पहले क्या दे रखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले आता है न्याय। कितने प्रकार के न्याय हैं? न्याय है 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो न्याय दे रखे हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद आता है समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और फिर बंधुत्व भी दे रखा है। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शन होंगे। अच्छा, इसमें क्रम पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आएगा न्याय, तो फोर्थ पहले आएगा, ये कटा फोर्थ, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका स्वतंत्रता, तो 4 के बाद आ रहा है 2, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो उसका तो है आपका पहला आएगा न्याय, फिर आएगा स्वतंत्रता, फिर आएगा समता, फिर आएगा आपका बंधुत्व। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपबंध में हुआ है? तो क्या ये उद्देशिका में? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ही है, तो उद्देशिका में तो अभी होगा ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। 3 प्रकार के दे रखे हैं उद्देशिका में। मूल अधिकार में ऐसा कुछ नहीं है। टीपीएसपी जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें आर्टिकल 38 के अंदर ऐसा ही दे रखा है, और मूल कर्तव्य में भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले। तो इस प्रश्न में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो यानी स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है। आपको पता होगा स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार के दे रखे हैं। पहला क्या है? विचार, फिर है आपका अभिव्यक्ति, फिर है विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। तो देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता बिल्कुल है, सही है, सही बात है। आर्थिक स्वतंत्रता 5 में से बिल्कुल नहीं है। अवसर की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं दे रखा। राजनीतिक स्वतंत्रता 5 में से नहीं है, और फिर विचार की स्वतंत्रता दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, कहीं ऑप्शन दिख रहा है 1 एंड 5, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व है। भारत के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, लागू होने की तिथि।
तो संविधान के अधिकार का स्रोत जो है हम भारत के लोग यानी भारत के लोग हैं, ये दे रखा है प्रस्तावना में। तो पहला ऑप्शन ठीक है। राज्य की प्रकृति भी दे रखी है, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ऐसा जो है राज्य की प्रकृति दे रखी है। संविधान के उद्देश्य भी दे रखे हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ठीक है, एकता, अखंडता, ये सारे उद्देश्य हैं। और संविधान लागू होने की तिथि भी दे रखी है, जो लास्ट में होता है 26 नवंबर, ठीक है, 1949, ये डेट भी दे रखी है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 3 4, ठीक है। तुम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल है। 1976 केशवानंद भारती केस। प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्ति का उपयोग करने के लिए बाध्य है। ये कोई भी बाध्यता विधायी शक्तियों पर नहीं रखता, ठीक है, ये काइंड ऑफ सजेशन या फिर संविधान कैसा रहेगा उसकी प्रकृति बताता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया और इस शब्द में जोड़े गए थे, ये वही वाला ऑप्शन आ गया है 1976 में, ठीक है, हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन से थे बताओ? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका अनुक्रम यही है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर ए होगा, नेहरू रिपोर्ट का, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में 13 दिसंबर 1946 में नेहरू रिपोर्ट में आया था। ओके, सॉरी, मैं मिसअंडरस्टूड कर गया, तो ये नहीं होगा। इसका उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में उसको संशोधित करके भारत के संविधान की प्रस्तावना आया था, तो उसका आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? तो न्याय जो है 3 प्रकार की दे रखी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मनोवैज्ञानिक जैसा कोई भी शब्द इसमें नहीं दे रखा, तो 134 ऑप्शन नंबर सी में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संविधान निर्माताओं का जो वो था मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि उद्देशिका में बताता है कि संविधान कैसा होगा, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, शक्तियों का स्रोत क्या है, ठीक है, और राज्य की प्रकृति, ये सब दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। और ये दोनों जो थे पहले से ही ओरिजिनल में मेंशन है, तो संविधान संशोधन के द्वारा ये तीनों शब्द ही जोड़े गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविशिष्ट नहीं है? ठीक है, ओके। तो विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताए थे, उसमें विचार की स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी है। विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी है, और ये नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता जो है आपके 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला कौन सा है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ये 5 प्रकार दे रखा है, कोई भी आर्थिक स्वतंत्रता का मेंशन नहीं दे रखा, मेंशन नहीं है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही बात है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही बात है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही बात है, क्योंकि स्रोत जो है भारत के लोग ये दिया हुआ है,
उद्देश्य बता रखा है, ठीक है? और ये प्रवृत्तियाँ नहीं है, मैं ये बता चुका हूँ कि संविधान का भाग तो है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है? यानी सुप्रीम कोर्ट में उस मुद्दे को लेके सीधे पहुँच नहीं सकते हो आप। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 1 2 3 तीनों हो जाएगा ये आंसर, ठीक है? 1 2 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। ये दोबारा से रिपीट हो गया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित कौन-कौन से बिंदु शामिल हैं? भारत एक स्वतंत्र संपूर्ण संप्रभु गणराज्य है, बिल्कुल ये दे रखा है। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होगी, उन सभी शक्तियों का उपयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघ के सरकार को नहीं दी गई है। ये क्या उद्देश्य प्रस्ताव में है? ये उद्देश्य प्रस्ताव ना जवाहरलाल नेहरू वाला है, ठीक है? जो 13 दिसंबर को लेके आए थे ना, 13 दिसंबर 1946 को, उसमें ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है? ये भी है संपूर्ण स्वतंत्र भारत और संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत जनता होगी, ये भी है। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग को सुरक्षा दी जाएगी, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। सही बात है। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे, ये भी ठीक है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकार को समाहित करता है, ये कुछ नहीं दे रखा। मूल अधिकार जो है उसका अलग भाग 3, ठीक है, संविधान संशोधन और संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख प्रतिष्ठा की समानता। ओह सॉरी, ये आगे पीछे हो गया है क्या? तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ी-सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो प्रस्तावना में क्या-क्या दे रखा है? समानता, समानता जो है 2 ही प्रकार की है, ठीक है? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है? इसकी समता या समानता दे रखी है। तो इसमें आपका ए भी ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, दूसरा भी ठीक है, विचार की समानता नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता में ये 2 ही पॉइंट है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 1 एंड 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सारे प्रश्न खत्म हो गए। तो कैसे रहा ये प्रश्न का सिलसिला? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मेरा नाम था दीपक शर्मा, मैं हूँ मेंटोर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ठीक है? इनके बच्चों को मेंटोर करता हूँ पिछले 5-6 सालों से। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को और लाइक कर सकते हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।